जय हिंद साथियों, मैं बबलू दाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं फल वृक्षों के अंदर लगने वाली प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने एग्रोनॉमी या फिर हम कह सकते हैं सस्य विज्ञान के अंदर जो फसलें हम खरीफ सीजन के अंदर लगाते हैं उनके अंदर कौन कौन सी डिजीज लगती हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो अगर अभी तक वो सेशन आपने नहीं देखा तो सबसे पहले उस सेशन को देखें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। आज हम चर्चा करने वाले हैं फल वृक्षों के अंदर लगने वाली प्रमुख बीमारियों के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे अमरूद की डिजीज के बारे में देखेंगे, फिर केले के बारे में देखेंगे, फिर पपीता, ऐसे करके हम सीक्वेंस है इनको देखते हुए चलेंगे। और जो केवल इनमें से जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फल वृक्षों के अंदर लगने वाली प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी। तो सबसे पहले हमारा फल वृक्ष कौन सा आता है, तो वो आता है हमारे फल वृक्ष आता है अमरूद। कौन सा आता है? अमरूद। लेकिन अमरूद की बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? अमरूद का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है सीडियम गुआजावा। क्या होता है? सीडियम गुआजावा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ये हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि ये वैज्ञानिक नाम मैंने यहाँ पर क्यों लिखा। तो जब हम इसके डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे तब जैसे हम डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो उसका हमको पैथोजन का नाम लिखना होगा। उस पैथोजन के नाम के अंदर हमें इसके जो वैज्ञानिक नाम है ये काफ़ी ज़्यादा सहायता करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इसका वैज्ञानिक नाम बताया है ताकि आपको वैज्ञानिक नाम साथ साथ में याद होते चले। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमरूद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। सीडियम गुआजावा होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसके अंदर देखते हैं हम इसके अंदर हमारे सिलेबस में कौन कौन सी बीमारियाँ दे रखी है। तो सबसे पहले हम बात करें इसके अंदर हमारे दे रखी है एक तो अमरूद का विल्ट। अमरूद के अंदर एक बीमारी लगती है जिसका नाम है विल्ट डिजीज लगती है, ये हमें पता होना चाहिए। नंबर सेकंड जो बीमारी लगती है, बीमारी तो नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं उसे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। जैसे हमने धान के अंदर देखा था एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो जिंक की कमी से होता है, धान का घेरा रोग, जिसको हम आयरन रश के नाम से जानते हैं। YLN ने 1996 में खोजा था, पंतनगर में खोजा था और वर्तमान में वो उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और वो हाल ही में अभी जो उत्तराखंड का एक जिला है जोशीमठ, जो हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है, उसके अंदर भूमि रसाव की समस्या पैदा हो चुकी है। ठीक है ना। तो ये हमें कुछ एडिशनल पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके अंदर एक आता है जिंक की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है ना, उसका नाम हमें याद होना चाहिए। ठीक है ना। अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले विल्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर विल्ट की बात करें तो विल्ट का हमने इससे पहले 2-3 डिजीज पहले पढ़ चुके हैं विल्ट के बारे में। जैसे हमने पढ़ा था, एक हमने कॉटन विल्ट के बारे में देखा था, एक हमने अरहर विल्ट के बारे में देखा था। तो इनका जो सिम्टम होता है वो लगभग सेम होता है और साथ ही साथ में जो पैथोजन जो होता है वो भी सेम होता है, केवल इसमें इसकी जो स्पीसीज होती है पैथोजन की वो चेंज होती रहती है। ठीक है ना। तो इसमें जो विल्ट होता है वो किसकी वजह से होता है? एक कवक से होता है, कवक से होता है। और इस कवक का जो नाम है उस कवक का नाम हो जाएगा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैरायटी साइडाई। ठीक है ना। अब ये साइड आई जो मैंने नाम लिखा है, ये साइड आई मैंने कहाँ से लिखा है? तो साइड आई इसका जो वैज्ञानिक नाम है सीडियम गुआजावा, वहीं से लिया है। साइड आई, सीडियम से क्या हो जाएगा? साइड आई। जैसे हमने कॉटन के केस में देखा था, कॉटन के केस में हमने देखा था कॉटन जो विल्ट था वो होता था हमारे फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैरायटी मालवेसियरम। ठीक है ना। क्योंकि कॉटन जो होता है वो मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो हमने उसमें मालवेसियरम ले लिया और यहाँ पर हमने साइड आई ले लिया। ठीक है ना। इसी प्रकार चने के अंदर लगता है तो चने का जो विल्ट होता है वो फ्यूजेरियम से होता है और उसके साइंटिफिक नेम के आधार पर उसमें भी हम यहाँ पर साइड आई लिखा, उसमें हम उसका वैज्ञानिक नाम के आधार पर उसका नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। विल्ट है, ये जो विल्ट है सबसे पहली बार कब देखा गया था ये भी, इसके बाद हम थोड़ा इसका सामान्य जानकारी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो विल्ट जो डिजीज़ है ये सबसे पहले देखी गई थी 1938 में देखी गई थी, ये हमें पता होना चाहिए। और ये सबसे पहले विल्ट कहाँ देखी गई थी? तो ये देखी गई थी जो विल्ट जो डिजीज़ है सबसे पहले ये जो 1938 में इलाहाबाद में देखी गई थी। इलाहाबाद यूपी के अंदर देखी गई थी। और कब देखी गई थी? तो 1938 में देखी गई थी, ये हमें पता होना चाहिए। कई बार सन ईयर भी पूछ लिया जाता है और जगह का नाम भी पूछ लिया जाता है। इलाहाबाद यूपी के अंदर देखी गई थी, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। इसका हमने रोग कारक क्या है वो देखा। अब हम इसके अंदर देख लेते हैं प्रतिरोधी किस्म क्या है। प्रतिरोधी किस्म की बात करें तो इसकी प्रतिरोधी किस्म हो जाएगी इलाहाबाद सफेदा। क्या हो जाएगी? इलाहाबाद सफेदा इसकी प्रतिरोधी किस्म हो जाएगी। ये केवल आपको एक ही याद रखना, और भी कई सारी होती है जैसे लखनऊ होती है, इलाहाबाद सफेदा होती है इसकी प्रतिरोधी किस्म, लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट याद रखना है इलाहाबाद सफेदा, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। और इसके जो नेचुरल डैमेज यानी कि नुकसान की जो प्रवृत्ति होती है वो मैंने आपको पहले बता दिया था कॉटन विल्ट के अंदर, जिसमें हमने देखा था ये नुकसान किस प्रकार से पहुंचाता है। तो सबसे पहले अगर समान उत्तक को नुकसान पहुंचाता है, अगर हम पौधा का जो तना होता है उसको काटेंगे, काटने के बाद में यदि हम उसका जो फ्लोएम वाला जो भाग होता है उसको निकाल कर देखते हैं तो उसकी जो कैम्बियम मैदा होती है वो भूरे रंग की दिखाई देती है और इसके अंदर जो मिलानिन वर्णक होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से फूड न्यूट्रिएंट जो ऊपर से नीचे आता है वो रूट तक नहीं पहुंच पाता है और पौधे की वृद्धि धीरे धीरे खत्म हो जाती है और पौधा बिल्कुल नुकसान खत्म हो जाता है और हम आर्थिक नुकसान ज़्यादा होता है। ठीक है ना। ये होता है विल्ट। उसके बाद हम देखते हैं जिंक की कमी से जो बीमारी होती है, इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम ब्राउन जिंक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्राउन जिंक के नाम से जानते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। ये नाम इंपॉर्टेंट है। ब्राउन जिंक क्या है? तो अमरूद के अंदर जिंक से अमरूद के अंदर जिंक से कमी होती है, उसे हम ब्राउन जिंक के नाम से जानते हैं। और इसको अगर हमें फुलफिल करना है तो हम क्या देंगे? जिंक
सल्फेट देंगे। क्या देंगे? जिंक सल्फेट देंगे, ये हमें याद रखना है, जिसके अंदर जिंक जो होती है वो 33% होती है, सल्फर लगभग 17.8% के आसपास पाया जाता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, इसके लिए प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? जो ब्राउजिंग जो डिसऑर्डर है इसके लिए प्रतिरोधी किस्म कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी हमारे L49। इसी को क्या बोलते हैं? लखनऊ। इसी को लखनऊ 49 के नाम से जाना जाता है, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना। L49 या लखनऊ 49 के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो जिंक की कमी से अगर बीमारी हो रही है तो उसके लिए हम प्रतिरोधी किस्म लखनऊ 49 का यूज़ करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। इसी के साथ में हमारी अमरूद की 2 बीमारियां खत्म होती है, सिलेबस के अंदर 2 ही दे रखा है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम केले की जो प्रमुख डिजीज़ है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। केले की जो मेन डिजीज़ है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगले जो हमारा फल वृक्ष आ जाएगा वो आ जाएगा केला, ठीक है ना। कौन सा जाएगा? केला। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? मूसा पेरिडीसियाका। क्या होता है? मूसा पेरिडीसियाका इसका वैज्ञानिक नाम होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद में हम देखते हैं सबसे पहले इसके बीमारियां कौन कौन सी। तो एक तो लगती है केले के अंदर पनामा विल्ट। कौन सी लगती है? पनामा विल्ट, ठीक है ना, केले का पनामा विल्ट। नंबर 2 लगती है इसके अंदर बंची टॉप, ठीक है ना। सभी को दिखाई तो दे रहा है ना। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो थोड़ा कोऑपरेट करना, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवाने, ठीक है ना। पनामा विल्ट हो जाएगा, बंची टॉप हो जाएगा। एक और लगता है इसके अंदर केले के अंदर, एक और लगता है केले का सिंगाटोका रोग। केले का सिंगाटोका रोग लगता है। सबसे पहले अब हम इसमें पनामा विल्ट की बात करें तो वो विल्ट, ये कई बार शब्द आ चुका है पनामा विल्ट। ये पनामा विल्ट है जो पनामा, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पनामा। ये पनामा क्या है? तो पनामा एक जगह का नाम है, वहाँ पर सबसे पहले ये डिजीज़ देखी गई थी, इसी कारण इसको पनामा विल्ट के नाम से जाना जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होने हो कि ये पनामा विल्ट क्या है। हो सकता है यहाँ पर पनामा की जगह आपको केले का विल्ट भी दे दे, जैसे अमरूद का विल्ट है ना, वैसे केले का विल्ट भी दे सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ये एक जगह का नाम है पनामा, ठीक है ना। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना अपने को। तो पनामा विल्ट की बात करें तो किससे होती है? तो ये कवक से होने वाली बीमारी है। और उस कवक का क्या नाम हो जाएगा? तो उस कवक का नाम हो जाएगा फ्यूजेरियम। कवक का नाम हो जाएगा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वेराइटी, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वेराइटी। और ये हो जाएगा मूसा, ठीक है ना। इसमें ये कहीं कई जगह इसको मूसा भी लिखा होता है, कहीं कई जगह दूसरा नाम भी लिखा होता है, तो इसमें हमको कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है ना। तो ये जो आप केवल ये मेन टर्म याद रखना किससे होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक ये फंगस से होता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ के चर्चा करते हैं। जो ये केले की जो प्रमुख बीमारी है ये अमरूद, इसके लिए प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? केले की जो पनामा विल्ट जो डिजीज़ है इसके लिए प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? तो वो हम देखते हैं। तो इसके लिए पनामा विल्ट प्रतिरोधी किस्म कौन सी आ जाएगी? इसमें आ जाएगी पोवन। कौन सी आ जाएगी? पोवन आ जाएगी, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पनामा विल्ट प्रतिरोधी किस्म कौन सी हो जाएगी? तो पोवन हो जाएगी, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। और इसका रोग कारक इंपॉर्टेंट है, किसकी वजह से होती है? तो ये फ्यूजेरियम नामक कवक से होती है, ये हमें याद रखना। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा करते हैं बंची टॉप। बंची टॉप काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए सबसे केले की सबसे घातक बीमारी, खतरनाक बीमारी कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी बंची टॉप डिजीज़ हो जाएगी, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। बंची टॉप डिजीज़ जो होती है ये किसके द्वारा होती है? तो सबसे पहले याद रखना ये किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा होती है, ये हमें याद रखना है। अब हमने पहले देखा था कोई भी अगर वायरस जनित बीमारी है तो उसका एक कोई ना कोई वाहक होगा। तो इसका कौन वाहक हो जाएगा? इसका जो वाहक होगा वो हो जाएगा एफिड हो जाएगा। और इस एफिड का आपको वैज्ञानिक नाम याद होना चाहिए, ठीक है ना। इस एफिड का वैज्ञानिक नाम याद होना चाहिए। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पेंटालोनिया। मेरे साथ साथ में लिखना पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा। क्या हो जाएगा? पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा। पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा इसका वैज्ञानिक नाम होता है, ये हमें याद रखना। क्या हो जाएगा? वायरस से होता है, एफिड इसको फैलाने का काम करता है। इसका जो वाहक होता है ये क्या हो जाएगा? इसका वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाने का जो काम करता है वो कौन करता है? वाहक करता है। और इसका वाहक का नाम क्या होता है? साइंटिफिक नेम तो पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा इसका वैज्ञानिक नाम होता है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। और एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि बंची टॉप डिजीज का जो वाहक होता है उसका क्या नाम होता है? तो पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा होता है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करें बंची टॉप डिजीज भारत के अंदर कहाँ से आई? बंची टॉप डिजीज जो है ये भारत के अंदर कहाँ से आई, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ी लाइट चली गई है उसकी, तो साथियों थोड़ी लाइट चले जाने की वजह से थोड़ा आपको कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बंची टॉप डिजीज़ कहाँ से किसके द्वारा होती है? तो वायरस के द्वारा होती है, ये हमने देखा। कहाँ से इसको कौन फैलाता है? तो एफिड फैलाता है। एफिड का नाम क्या है? तो पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा। क्या हो जाएगा? पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में बात करेंगे जो बंची टॉप डिजीज़ है ये कहाँ से आई थी, इसका ये कहाँ से आई थी, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। कहाँ से आई थी? तो ये आई थी हमारे श्रीलंका से। जो बंची टॉप डिजीज़ है ये कहाँ से आई थी? श्रीलंका से आई थी, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। श्रीलंका से आई थी। और ये न्यू टाइप के अंदर प्रश्न पूछा हुआ भी है कि बंची टॉप डिजीज भारत में कहाँ से आई थी? तो श्रीलंका से आई थी, ये हमें याद रखना, ठीक है ना।
एक बात और इसका, अब हमको इसको क्या करना है, बंची टॉप डिजीज़ का हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है। जैसे हमने विल्ट जो अमरूद का जो विल्ट था उसके हमने प्रतिरोधी किस्मों के बारे में देखा था, उसी प्रकार हम देखते हैं जो बंची टॉप जो डिजीज़ है, अगर इसको हमको कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है इसको अगर हमको कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या अपनाएंगे, प्लांट क्वारंटाइन। क्या अपनाएंगे, पादप संगरोध की जो क्रिया की जाती है वो किसके लिए की जाती हैं, तो बंची टॉप डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए की जाती है। प्लांट क्वारंटाइन का अर्थ क्या होता है, तो प्लांट क्वारंटाइन का अर्थ होता है बाहर से कोई भी आयातित जो भी वस्तु होती है, अब वो वस्तु किसी भी प्रकार की हो सकती है, हमारे एग्रीकल्चर गुड्स हो सकते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो सकते हैं, कोई सा भी अगर आयातित सामान होता है, वस्तु होती है, चाहे कोई भी चीज़ होगी, अगर वो बाहर से आयातित है तो उसकी सबसे पहले बॉर्डर के उस पार ही जांच की जाती है, उसके अंदर किसी प्रकार का डिजीज़ तो नहीं आ रहा है, उसके अंदर किसी प्रकार का हमारे खरपतवार का बीज तो नहीं आ रहा है, उसके अंदर किसी प्रकार का हानिकारक पॉइजन तो नहीं आ रहा है, किसी उस वस्तु के अंदर कोई हानिकारक केमिकल तो नहीं आ रहा है, उन सभी की जाँच की जाती है। उसको फिर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हम बात करें, अगर हम प्लांट के केस में कर रहे हैं तो उसको हम प्लांट क्वारंटाइन के नाम से जानते हैं। और क्वारंटाइन का अर्थ क्या होता है, ये आपको अभी हाल ही में जो कोविड-19 निकला है उसमें आपको ऑटोमेटिक पता चल गया होगा कि क्वारंटाइन का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। तो कंट्रोल किसके द्वारा कर सकते हैं, प्लांट क्वारंटाइन कर सकते हैं। अब ये जो क्वारंटाइन जो होता है ये दो तरह का होता है, प्लांट क्वारंटाइन जो होता है ये दो तरह का होता है। एक तो होता है ये हमारे सेंट्रल लेवल, एक तो जो केंद्र सरकार जो प्लांट क्वारंटाइन करती है वो होता है, और एक आता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो क्वारंटाइन किया जाता है, वो उसको हम स्टेट लेवल पर या फिर हम कह सकते हैं राज्य लेवल में हम कह सकते हैं घरेलू पादप संगरोध हो जाएगा, और एक हो जाएगा केवल पादप संगरोध। जो प्लांट क्वारंटाइन जो होता है ये सेंट्रल वाला जो होता है ये एक देश से दूसरे देश के सीमाओं के बीच वाला होता है, और ये स्टेट वाला जो होता है एक ही देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई भी चीज़ जाती है, वस्तु जाती है, तो उसकी चेकिंग की जाती है। उसी को हम घरेलू पादप संगरोध या डोमेस्टिक पादप संगरोध के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है ना, या घरेलू पादप संगरोध के नाम से जानते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं इनमें से जो ये बंची टॉप डिजीज़ है इसके ऊपर कौन सा क्वारंटाइन का प्रकार लगा हुआ, ठीक है ना। तो बंची टॉप डिजीज़ के अंदर कौन सा लगा हुआ है, सेंट्रल वाला प्लांट क्वारंटाइन लगा है। यानी कि अगर हम श्रीलंका से अगर केले को ये जो मंगवाते हैं तो उससे पहले उसकी प्रॉपर जांच होती है, और वो कौन जांच करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी लोग इसकी जांच करते हैं कि अगर उसके अंदर बंची टॉप डिजीज़ है तो उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और एक बात और इसमें इस केस में याद रखना, वर्तमान में भारत सरकार ने जो ये बंची टॉप डिजीज़ है, वर्तमान में भारत सरकार ने इसके लिए क्या लगा रखा है, पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है, पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है, ठीक है ना। जो बंची टॉप डिजीज़ है, इस बंची टॉप डिजीज़ पर भारत सरकार ने इसका आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। यानी कि हम बंची टॉप या फिर हम कह सकते हैं केले को श्रीलंका से भारत में मंगवाना पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, क्योंकि उससे हमारे इंडिया के अंदर जो तमिलनाडु राज्य, कर्नाटक राज्य के सबसे अधिक केले का प्रोडक्शन करते हैं, और उसमें बंची टॉप डिजीज़ सबसे ज़्यादा लगती है, उसमें वहाँ पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। और पूर्ण प्रतिबंध लगाना ये अगर किसी भी चीज़ पर अगर टोटल बैन लग जाता है, टोटल रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, पूर्ण प्रतिबंध लग जाता है, तो उसको हम एक विशेष नाम से जानते हैं, और उस विशेष नाम हो जाएगा वो इम्बार्गो। क्या हो जाएगा, इम्बार्गो, ठीक है ना। इम्बार्गो का अर्थ क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, टर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इम्बार्गो का अर्थ क्या होता है। तो इम्बार्गो का अर्थ होता है टोटल रेस्ट्रिक्शन या फिर टोटल प्रतिबंध लगाना, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना क्या कहलाता है, हमारा इम्बार्गो कहलाता है। ये हम याद रखना है। और भारत के अंदर जो बंची टॉप डिजीज है इसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं स्टेट जो हमारे डोमेस्टिक प्लांट क्वारंटाइन होता है। ये क्या होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर हमें कोई भी वस्तु ले जानी है तो उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट का अंदर आती है। इसमें जैसे हम बात करें तो आलू का एक गोल्डन निमेटोड होता है जो सुनहरा सूत्रकृमि होता है आलू के अंदर, उस पर घरेलू पादप संगरोध लगा हुआ है। एक हम बात करें आलू का अंदर कंडक रोग लगता है, वो उसके ऊपर भी आलू का अंदर एक रोग लगता है भूरा हृदय रोग, उसके ऊपर भी पूर्ण रूप से घरेलू पादप संगरोध लगा हुआ है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। और ये क्वारंटाइन का अर्थ क्या होता है, तो क्वारंटाइन किस भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। क्वारंटाइन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द से बना है, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है 40, क्या होता है 40 यानी कि 40 दिन, ठीक है ना। लैटिन भाषा का शब्द है 40 होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये फिर सबसे ये बंची टॉप डिजीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सिंगाटोका डिजीज़ के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, उसके बाद हम चर्चा करते हैं सिंगाटोका के बारे में। अब हम इसमें देखते हैं केले का जो सिंगाटोका डिजीज़ है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। केले का सिंगाटोका डिजीज, ठीक है ना। तो केले के सिंगाटोका डिजीज की बात करें तो ये किसके माध्यम से होती है, तो ये हमारे एक कवक से होती है, और उस कवक का नाम हो जाएगा माइकोस्केरेला। इसका जो ये सिंगाटोका जो डिजीज होती है किससे होती है, तो माइकोस्केरेला
किससे होती है? तो माइकोस्क्लेरा फिजिएसिस के कारण होती है। किसके द्वारा होती है? माइकोस्क्लेरा फिजिएसिस नामक कवक से होती हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। ये क्या है? माइकोस्क्लेरा एक कवक है, उसके माध्यम से जो डिजीज जो होती है वो होती है सिंगाटोका डिजीज होती है। किसके अंदर? केले के अंदर, ये हमें पता होना चाहिए। और केले की जो सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी है वो मैंने आपको बताई थी, कौन सी है? तो वो हो जाएगी हमारे बंची टॉप डिजीज हो जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। और कोई याद हो ना हो तो बंची टॉप डिजीज तो आपको याद करके जानी है, एग्जाम के अंदर इससे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम फटाफट आगे बढ़ते हैं, पपाया के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अगली जो डिजीज आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पपीता। कौन सी आएगी? पपीता के अंदर कौन कौन सी बीमारी लगती हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले आएगी हमारे पपीता का रिंग धब्बा या रिंग स्पॉट, ठीक है ना। नंबर सेकंड इसके अंदर आ जाएगी हमारे पपीते के अंदर, एक तो आ जाएगी रिंग स्पॉट, दूसरी आ जाएगी हमारे इसमें, दूसरी आएगी इसके अंदर डंपिंग ऑफ। कौन सी आएगी? डंपिंग ऑफ, ठीक है ना। डंपिंग ऑफ को आर्द्र पतन के नाम से भी जाना जाता है, आर्द्र पतन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये दो बीमारी इंपॉर्टेंट है पपीते की, इसके बारे में हमको पढ़ना है। एक आती है पपीते का लीफ कर्ल, पपीते का लीफ कर्ल आता है, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं रिंग स्पॉट के बारे में हम चर्चा करते हैं। किसके बारे में? रिंग स्पॉट के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो रिंग स्पॉट की बात करें तो ये जो रिंग स्पॉट जो होती है किसके द्वारा होता है? तो ये जो रिंग स्पॉट जो होता है ये होता है हमारे वायरस के द्वारा। किसके माध्यम से होता है? वायरस के माध्यम से होता है। और इसका जो वाहक जो होता है वो कौन होता है? एफिड होता है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। एफिड होता है। इसमें रिंग स्पॉट यानी कि जो पत्ती होती है, पत्ती के ऊपर रिंग के आकार के धब्बे बन जाते हैं। और किससे बनते हैं? ये वायरस के माध्यम से बनते हैं। और ये इसका जो वाहक जो होता है वो एफिड होता है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं डंपिंग ऑफ। इसमें पपीते में अगर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बीमारी है वो कौन सी हो जाएगी? एक तो डंपिंग ऑफ हो जाएगी, और एक हो जाएगी हमारे लीफ कर्ल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? लीफ कर्ल हो जाएगी, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। सबसे अब इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं डंपिंग ऑफ को हम हिंदी में आर्द्र पतन के नाम से भी जाना जाता है। ये होता क्या है? तो इसमें दो तीन बिंदु याद रखने हैं। एक तो याद रखना है ये किसके माध्यम से होती है? तो कवक से होती है। किससे होती है? कवक से होती है। और उस कवक का क्या नाम हो जाएगा? तो पीथियम स्पीसीज, ठीक है ना। पीथियम स्पीसीज नामक ये कवक से होती है, ये हमें याद रखना है। दूसरा इसमें याद रखना है ये किस में लगती है? सबसे ज़्यादा नर्सरी में सबसे ज़्यादा लगती है। नर्सरी में सबसे ज़्यादा घातक बीमारी नर्सरी के आपसे अगर पूछा जाए पपीते के अंदर सबसे ज़्यादा घातक बीमारी कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी हमारे डंपिंग ऑफ हो जाएगी, पपीता के अंदर हो जाएगी। अब इसमें ये होता कैसे है? तो ये हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक हमारा फील्ड है, ठीक है ना। ये एक हमारा फील्ड है और इसमें क्या हमने नर्सरी लगा रखी है, ठीक है ना। हमने पपीते की इसमें नर्सरी लगा रखी है, ठीक है ना। पपीते की इसमें नर्सरी लगा रखी है। अब इस केस में होगा क्या? तो जितना ज़्यादा इसके अंदर पानी भरा रहेगा, ये जो नर्सरी है पपीते की, इस नर्सरी के अंदर जितना ज़्यादा क्या भरा रहेगा? पानी भरा रहेगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा पानी भरा रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? ये जो पीथियम जो कवक है ये सॉइल बोर्न डिजीज है। किस प्रकार की? ये सॉइल बोर्न डिजीज है, ये हमें याद रखना। फ्यूजेरियम पीथियम ये सॉइल बोर्न डिजीज होती है। तो इसमें जितना ज़्यादा पानी भरा रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? पीथियम वृद्धि करेगा, अपने संख्या को बढ़ाएगा। और संख्या को बढ़ाने के बाद में ये क्या करेगा? जो भी नर्सरी के अंदर हमने प्लांट लगा रखे हैं वो प्लांट में क्या होंगे? भूमि की सतह जो पौधे लगा रखे हैं वो नवजात होंगे, सीडलिंग हुए प्लांट पौधे होंगे। अब ये क्या करेगा? ये जो इसका जो बिल्कुल जमीन की सतह या फिर हम कह सकते हैं मृदा की सतह का जो तना होता है वो क्या हो जाता है? इसमें सड़ जाता है, ये सड़ जाता है। और ये पौधे बिल्कुल पहले स्ट्रेट खड़े होते हैं, उसके बाद में ये नीचे इस तरह से गिर जाते हैं। ये तना ऐसे खड़ा रह जाता है और ये पौधे यहाँ से टूटकर इस तरह से नीचे गिर जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से नीचे गिर जाते हैं और पूरा पौधे क्या हो जाता है? बिल्कुल सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। इकोनॉमिक लॉस हमें बहुत ज़्यादा होता है। इसी पूरी क्रिया को क्या कहते हैं? हम डंपिंग ऑफ के नाम से जानते हैं। और ये नर्सरी में होने वाली सबसे ज़्यादा घातक बीमारी है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना, एक पॉइंट और इसमें याद रखना, ये जो बीमारी है ये सभी नर्सरी लगाने वाले फसल में होती है, ठीक है ना। यानी कि जिस की हमने नर्सरी लगाई है उसके अंदर ये डंपिंग ऑफ होने की प्रबल संभावना होती है। जैसे हम बात करें डंपिंग ऑफ हमारे पपीता में तो हो ही रही है, इसके अतिरिक्त हम नर्सरी किसकी तैयार करते हैं? हम नर्सरी टमाटर की तैयार करते हैं, उसके अंदर भी डंपिंग ऑफ होता है। मिर्च की नर्सरी तैयार करते हैं, उसके अंदर भी होता है। बैंगन की नर्सरी तैयार करते हैं तो उसके अंदर भी ये लगता है। तो ये जिसकी हम नर्सरी तैयार करते हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ जो वेजिटेबल होती है जिसकी हम नर्सरी तैयार करते हैं उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो नर्सरी की घातक बीमारी होती है वो कौन सी होती है? डंपिंग ऑफ होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना। ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किससे होती है? कवक पीथियम स्पीसीज से नर्सरी की सबसे घातक बीमारी है। और कैसे होती है वो मैकेनिज्म मैंने बता दिया। और सभी नर्सरी में लगने वाले फसलों के अंदर ये होती है। और अब बार बार आपको ये लिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये मिर्च में इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से लगेगा, हमारे जो भी कद्दू वर्गीय हैं उसके अंदर किस प्रकार से लगेगा, इसी प्रकार ये हमारे बैंगन के अंदर किस प्रकार से लगेगा। तो आपको ये बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक ही बार में आपको ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है अच्छे से, ठीक है ना। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं रिंग स्पॉट के बारे में, ठीक है ना। सॉरी, रिंग स्पॉट हमारा हो गया। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट देखते हैं लीफ कर्ल। लीफ कर्ल की बात करें तो लीफ कर्ल किसके माध्यम से होता है? तो जो लीफ कर्ल ये होता है ये हमारे
किसके माध्यम से होता है? वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। और इसका जो वाहक होता है वो कौन होता है? सफ़ेद मक्खी होता है। क्या होता है? सफ़ेद मक्खी इसका वाहक होता है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो क्योंकि वायरस वाली जितने भी डिजीज़ है उसमें ज़्यादातर में हमारे जो होता है वो कौन होता है? सफ़ेद मक्खी वाहक होता है। बस इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको डंपिंग ऑफ याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती हैं हमारे सब्जियों की प्रमुख बीमारियां आती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। सब्जियों की जो भी बीमारियां हैं उनको हम एक ही साथ स्लाइड में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम अब चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारे जो फल वृक्ष हैं उनके लगभग जो मोस्ट जो डिजीज़ हैं वो कंप्लीट होती हैं। तो साथियों अब हम चर्चा करते हैं सब्जियों के अंदर लगने वाले जो प्रमुख रोग होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो सेशन बीच में अधूरा छोड़ना पड़ा, लेकिन इस सेशन को और उस सेशन को आपस में जोड़कर एक पूरा सेशन बना दिया जाएगा, तो आप चिंता मत कीजिएगा, उसी सेशन में ये कंटिन्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सब्जियों के अंदर प्रमुख रूप से देखने वाले हैं, एक तो देखेंगे हम भिंडी के अंदर लगने वाले जो प्रमुख डिजीज़ है वो कौन सी है, बैंगन के अंदर लगने वाली, और एक हो जाएगा हमारे टमाटर के अंदर। इन तीनों में कॉमन याद रखना, इन तीनों की एक कॉमन डिजीज़ हो जाएगी वो, और वो हो जाएगी डंपिंग ऑफ, ठीक है ना। वो मैंने आपको नहीं लिखा है, और वो मैंने आपको जब पपीता के बारे में पढ़ाया था, पपीते के अंदर 3 बीमारी के बारे में पढ़ा था हमने, रिंग स्पॉट के बारे में पढ़ा था हमने, एक हमने डंपिंग ऑफ के बारे में पढ़ा था, और एक पढ़ा था हमने लीफ कर्ल के बारे में, जिसमें मैंने डंपिंग ऑफ के बारे में वहाँ पर आपको विस्तार से बता दिया था। और अब इन तीनों की जो कॉमन बीमारी है वो भी कौन सी हो जाएगी? डंपिंग ऑफ हो जाएगी, क्योंकि इन तीनों के भी हम क्या करते हैं? नर्सरी बनाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा डंपिंग ऑफ के अलावा और कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भिंडी की बात करें तो भिंडी के अंदर एक वायरस जनित बीमारी लगती है, जिसको हम भिंडी का जो एक वायरस जनित बीमारी होती है उसको हम भिंडी का पित्त सीरा मोज़ेक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। भिंडी का पित्त सीरा मोज़ेक के नाम से जानते हैं। तो उसका जो किससे होती है? तो वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है, और उसका पूरा नाम क्या होता है? तो येलो वेन मोज़ेक वायरस हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। और इसका जो वेक्टर होता है वो क्या होता है? सफ़ेद मक्खी होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं, इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, केवल आपको किससे हो रही है? वायरस से हो रही है, और उसका वेक्टर कौन है ये याद रखना है। उसके बाद में आप इसके जो सिम्टम होते हैं वो अपने आधार पर आप लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है? तो सिम्टम की बात करें तो वायरस जनित जितनी भी बीमारियां होती हैं, ये एक तो सिस्टमेटिक बीमारी होती है, यानी कि इनका एक पूरा छोटा सा अंश भी अगर पत्ती पर गिरता है तो पूरे सिस्टम में, पूरे पौधे में फैल जाता है और अपना नुकसान पहुंचाने लग जाता है। उसका दूसरी बात करें कि ये जैसे ही ये नुकसान पहुंचाता है तो इनके जो प्लांट का जो हरा भाग होता है, जो पर्णहरित होता है, वो क्या हो जाता है? पीलापन के अंदर आ जाता है, यानी कि क्लोरोसिस होने लग जाता है, और जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण सही नहीं हो पाता है और हमें आर्थिक नुकसान ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ये इसके कुछ सिम्टम हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करें ब्रिंजल की, तो ब्रिंजल की पहली बीमारी तो क्या जाएगी? डंपिंग ऑफ जाएगी, ये कॉमन बीमारी है। उसके बाद आता है फोमोप्सिस ब्लाइट। क्या आता है? फोमोप्सिस ब्लाइट आता है। तो ब्लाइट का अर्थ क्या होता है? झुलसना, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। तो ये किसकी वजह से होता है? तो फोमोप्सिस ब्लाइट जो है वो फोमोप्सिस वेक्सन नामक एक कवक होता है, उसकी वजह से होता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। केवल हमें डिजीज का नाम याद रखना है, फोमोप्सिस ब्लाइट। उसके बाद आता है लीफ कर्ल, तो वो वायरस के माध्यम से होता है। उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम लघु पत्ती रोग, यानी कि बैंगन का लघु पर्ण रोग जो होता है वो माइकोप्लाज्मा के नामक माइकोप्लाज्मा से होता है। और इसमें क्या होता है? तो जो पत्ती जो होती है वो पुष्पीय पत्ती का ये जो पत्तियां होती है वो किस में बदल जाती है? तो जो नॉर्मल जो पत्ती होती है वो इस प्रकार से होती है। जो नॉर्मल जो पत्ती होती है, एक मिनट, जो नॉर्मल जो पत्ती होती हैं वो इस प्रकार की मान लीजिए। अगर जैसे ये लघु पत्ती रोग लगता है तो पत्तियां किस प्रकार से हो जाती है? ये पत्ती की जो आकार है वो किस प्रकार से ये सिकुड़ जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से सिकुड़ कर बदरंग हो जाती है, इसका आकार अनियमित हो जाता है, और ये इसके लघु पत्ती का सिम्टम होता है, जो किसकी वजह से होता है? माइकोप्लाज्मा से होने वाली बीमारी है। इसका जो वाहक होता है वो याद रखना, वेक्टर याद रखना, इसका हिस्सीमोनस फाइसाइटिस इसका वाहक होता है। क्या होता है? हिस्सीमोनस फाइसाइटिस इसका वेक्टर होता है, ये आपको याद रखना। एग्जाम का हो सकता है प्रश्न पूछा जाए कि हिस्सीमोनस फाइसाइटिस किसका वेक्टर है, तो ये याद रखना, बेगू का लघु पर्ण जो रोग है उसका ये हमारे वाहक होता है। और बैंगन की जो सबसे ज्यादा जो हानिकारक जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? लघुपर्ण होती है, ये हमें याद रखना है। और साथ ही साथ में हो सकता है एग्जाम में इनके अंदर से कोई प्रश्न आए, लेकिन इंपॉर्टेंट है, माइकोप्लाज्मा से प्रबल संभावना है क्वेश्चन आने की, क्योंकि ये सबसे घातक बीमारी है और इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद में आता है टमाटर की बीमारी की बात करें। टमाटर के अंदर 2 बीमारियां लगती हैं, एक लगती है इसके अंदर एक तो लगती है लीफ कर्ल और दूसरी लगती है अगेती झुलसा। दरअसल जो झुलसा जो बीमारी होती है ये 2 तरह का लगता है, एक तो होता है अगेती झुलसा और एक लगता है पचेती झुलसा। इनके दोनों का जो रोग कारक होता है वो एक ही होता है, ऑल्टरनेरिया, ठीक है ना। ऑल्टरनेरिया सोलेनाई और, ठीक है ना। इनका जो रोग कारक होता है 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है अल्टरनेरिया अगेती झुलसा और एक होता है पचेती झुलसा, ये हमें याद रखना। और इनका जो रोग कारक होता है वो कौन सा होता है? ऑल्टरनेरिया होता है। इसकी स्पीसीज जरूर चेंज हो सकती है, तो हमारे सिलेबस में केवल अगेती झुलसा दे रखा है, तो उसे याद रखना है आपको। ऑल्टरनेरिया सोलेनाई आपको याद रखना, ठीक है ना। लीफ कर्ल जो होती है वो होता है पूरा वायरस से होती है, और इसका जो वाहक होता है वो सफेद मक्खी होता है, ये हमें याद रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम बेमेसिया टेबेसाई होता है, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना। इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस, इसका पूरा नाम होता है। ये फुल फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है कि TYLCV का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस, इसका पूरा नाम होता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। इसी के साथ में मोस्ट जो सब्जियों की जो बीमारी है वो इसी के साथ हमारे कंप्लीट होती है। उसके बाद में हम कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं उनके अंदर कौन कौन सी डिजीज लगती हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम सब्जियों के प्रमुख जो कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं उनके प्रमुख रोगों के बारे में हम चर्चा करते हैं।
तो साथियों अब हम चर्चा करते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर लगभग 8 से 10 क्रॉप आती हैं या सब्जियां आती हैं, जिसके अंदर हम बात करें कद्दू आता है, ककड़ी आता है, तुरई आता है, लौकी आता है, कई सारी चिकनी तुरई आता है। तो यह कई सारी इसके अंदर कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर कई सारी सब्जियां आती है। उसके अंदर जो कॉमन डिजीज आती है उसके अंदर सबसे पहला आता है, एक आता है मोजेक आता है, जिसके अंदर आता है मोजेक जो होती है वो किससे होती है, वायरस से आती है और होने वाली बीमारी, और इसका जो वाहक होता है वो सफेद मक्खी होता है। ये हमें याद रखना है। सफेद मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो याद लिख लेना, बमेसिया टेबेसाई। क्या होता है, बमेसिया टेबेसाई। टेबेसाई इसका वैज्ञानिक नाम होता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। बमेसिया टेबेसाई याद रखना है हमको, सफेद मक्खी का साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है पाउडरी माइल्ड्यू, काफी इंपॉर्टेंट है कद्दू वर्गीय के अंदर। अगर हम बात करें जो कद्दू होता है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बीमारी होती है वो होती है पाउडरी माइल्ड्यू होती है, ये भी हमें याद रखना है। ये जो पाउडरी माइल्ड्यू होती है ये किसकी वजह से होती है, दो कवक की वजह से होती है। एक तो होता है इरिसाइपी, ये सरल नाम है, ये अगर आपको ये नाम आपको याद रह जाएगा, ठीक है ना। इरिसाइपी से भी होती है और एक कवक का नाम है पोडोस्फेरा जेंथी नामक कवक से भी ये बीमारी होती है। तो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर दोनों याद हो जाए तो अच्छी बात है, अगर एक याद हो जाए तो आप इरिसाइपी याद रखना, ठीक है ना। तो पोडोस्फेरा जेंथी और इरिसाइपी नामक दोनों कवक से होती है कौन सी, पाउडरी माइल्ड्यू कुकुरबिटेसी के अंदर, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। और उसके बाद हम चर्चा करते हैं चाय के बारे में चर्चा करते हैं। चाय के अंदर दो बीमारी लगती है, एक तो लगती है लाल रस्ट और एक लगती है ब्लिस्टर ब्लाइट। एक तो लगती है कौन सी, लाल रस्ट, और एक लगती है ब्लिस्टर ब्लाइट। सबसे पहले हम बात करें लाल रस्ट जो होती है, इसको रेड रस्ट या फिर हम कह सकते हैं लाल रोली के नाम से भी जाना जाता है। शैवाल से होने वाली बीमारी है, ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर न्यू टाइप के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है कि शैवाल से होने वाली किसी एक बीमारी का नाम बताइए, तो वो हो जाएगा हमारे लाल रस्ट हो जाएगा चाय का, ये हमें याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें इसका शैवाल की वजह से होती है, तो उस शैवाल का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा सेफ्यू लोरस, इसका नाम हो जाएगा, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। जो अपवाद वाली चीजें होती हैं उनको कॉमन रूप से हमें याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया था जो जितने भी वायरस जनित बीमारियां हैं उसका जो वाहक होता है ज्यादातर में सफेद मक्खी होता है, लेकिन दो केस हमने देखा था, एक तो केले का बंजी टॉप एफिड और एक देखा था हमने मूंगफली का इंडियन पीनट क्लम वायरस था, उसका जो वाहक था वो कवक था। ये जो अपवाद वाली चीजें हैं वो याद रखना है, ठीक है ना। तो ये शैवाल एक याद रखना है, इसका वैज्ञानिक नाम ये शैवाल का क्या नाम है, तो ये हो जाएगा सेफिलोरस, शैवाल से होता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद आता है ब्लिस्टर ब्लाइट आता है, जो इसका कॉमन नेम होता है तुषार रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो होता है वो एक्जेनोपोडिस वैक्सेन मेसी नामक फंगस होता है, उसकी वजह से होता है, ठीक है ना। तो ये मेसी और ये चाय के दोनों डिजीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके नेम में थोड़े अजीब टाइप के हैं और कुछ इसमें अपवाद वाली चीज़ें भी हमको मिल रही है, ठीक है ना। तो ये हमें याद रखनी है। उसके बाद में एक आता है हमारे कॉफ़ी की डिजीज आती है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कॉफ़ी की बीमारी की बात करें तो कॉफ़ी के अंदर आती है कॉफ़ी रस्ट। जैसे चाय के अंदर जो लाल रस्ट लगती है वो किससे लगती है, वो होती है हमारे शैवाल से होती हैं। उसी प्रकार कॉफ़ी की बात करें हम, कॉफ़ी, तो कॉफ़ी के अंदर बीमारी लगती है कॉफ़ी रस्ट। कौन सी लगती है, कॉफ़ी रस्ट लगती हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, जो कॉफ़ी रस्ट जो होती है वो किसकी वजह से होती है, ये कॉफ़ी की जो रस्ट होती है वो किसकी वजह से होती है, कवक की वजह से होती है। लेकिन चाय की जो कॉफ़ी होती है वो याद रखना, चाय की जो रस्ट होती है वो याद रखना आप किससे होती है, शैवाल की वजह से होती है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। अब इसका हम एक कवक का नाम देखें तो इसका जो कवक का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा हेमिलिया वेस्टेट्रिक्स। क्या हो जाएगा, हेमेलिया वेस्टेट्रिक्स, क्या हो जाएगा, हेमेलिया वेस्टेट्रिक्स हो जाएगा। और ये क्या है, कवक है, ये हमें पता होना चाहिए। इसी के साथ में हमारे सिलेबस के अंदर जो मोस्ट ऑफ जो डिजीज दे रखी हैं, चाहे वो हमारे एग्रोनॉमिक क्रॉप की हो, चाहे वो हमारे वेजिटेबल की हो, चाहे वो हमारे इस ऑर्नामेंटल क्रॉप की हो, फिर चाहे हमारे फ्रूट की हो, लगभग मैंने आपको सारी डिजीज कवर करवा दी है। लगभग आपके सिलेबस के अंदर जो 50 से 55 जो डिजीज दे रखी है उसमें से मैंने मोस्ट ऑफ 40 से लेकर 42 डिजीज आराम से कवर करवा दिए हैं। अगर आप इन बीमारियों को भी अच्छे से पढ़ के चले गए तो आपके ये मान के चलिएगा लगभग पेपर के अंदर 80 से 85% आपको 80% क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिलेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो अपने साथियों के साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी हमने 3 सेशन में देखा कि सबसे पहले हमने प्रमुख इनका कवकों का वर्गीकरण देखा था पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने प्रमुख टर्म देखे थे, उन टर्म का अर्थ क्या होता है। उसके बाद में हमने प्रमुख पैथोजन के बारे में देखा। अगले सेशन में हम देखेंगे इनका हम कंट्रोल किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसके अंदर हम 3 मेथड देखेंगे जो कंट्रोल में मेजर करेंगे हम, वो इसके अंदर 3 मेजर देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कल्चरल, एक बायोलॉजिकल और एक देखेंगे हम केमिकल, ठीक है ना। तो मैं आपको कॉमन बता दूंगा कि कोई सी भी बीमारी आ जाए तो उसके अंदर ये चीज़ें तो लिखा आनी है। तो वो हमारे लगभग आधे से 1 घंटे का लगभग के बीच में वो सेशन रहेगा, लगभग 40 मिनट का वो सेशन रहेगा। उसके बीच में आपको सारे में मेथड पता चल जाएगा कि किस केमिकल से हमें किसका कंट्रोल करना है, किसके कल्चरल प्रैक्टिस अपनानी है, किसके अंदर हमको बायोलॉजिकल प्रैक्टिस अपनानी है, ये हम उसके अंदर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।